नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी प्रोविज़न सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी कैसे इम्पोज की जाती है। आज हम उसके 5 इफ़ेक्ट्स को डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है इफ़ेक्ट्स ऑन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स। नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उन मैटर्स पर कोई निर्देश या आदेश नहीं दे सकती जो कि स्टेट लिस्ट में हो, जैसे कि पुलिस। ये स्टेट लिस्ट का मैटर होता है और पुलिस का नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकार के ही हाथ में होता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार को स्टेट मैटर्स में आदेश देने का अधिकार मिल जाता है और ऐसे हालात में केंद्र सरकार पुलिस को निर्देश दे सकती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्यों के एग्जीक्यूटिव पावर सस्पेंड नहीं होते, लेकिन वह सारे अधिकार केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। यानी हो सकता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर कोई नया आदेश दे दे। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स। नॉर्मल कंडीशन में केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानून बनाने के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट लिस्ट में दिए हुए किसी भी सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना कानून बना सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट असेंबलीज सस्पेंड नहीं होती, वह लोग पावर में बने रहते हैं और उन्हें भी स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार होता है। लेकिन वह लॉ रहेगा या नहीं, ये केंद्र सरकार ही निश्चित करती है। यदि पार्लियामेंट सेशन में ना हो और राज्य के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत ना पड़े तो केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्टेट लिस्ट पर बनाए गए सारे कानून नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाते हैं। तीसरा है इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। नॉर्मल सिचुएशन में आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करना हो, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में राष्ट्रपति ऐसा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कम कर सकते हैं या पूरी तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्डर को पार्लियामेंट में पेश करना होगा और इस तरह से किया हुआ कोई भी मॉडिफिकेशन उस फाइनेंशियल ईयर तक इफेक्ट में रहेगा जिस साल इमरजेंसी खत्म होती है। चौथा इफेक्ट है लाइफ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। नॉर्मल सिचुएशन में लोकसभा या विधानसभा की लाइफ 5 साल की होती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट चाहे तो इन दोनों की लाइफ 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन उन्हें उसके लिए अलग अलग रेजोल्यूशन पास करने होंगे और पार्लियामेंट ऐसा रेजोल्यूशन कितनी भी बार पास कर सकती है। यानी कि हर साल 1-1 साल करके लोकसभा या विधानसभा की लाइफ कितने भी समय के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। मगर ऐसे एक्सटेंशन इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीनों तक ही वैलिड रहते हैं, जिसके बाद नया इलेक्शन करवाना ज़रूरी होगा। पांचवा इफेक्ट है इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत हमारे कुछ खास फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा। लेकिन आर्टिकल 358 कहता है कि जब भी भारत में एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। यानी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो सारे अधिकार नहीं रहेंगे। आप लोगों को याद रखना है कि इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, वह बना रहता है, सिर्फ एक्सटर्नल के दौरान खत्म होते हैं। और आर्टिकल 359 ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट रोक सकते हैं। यानी हमारे वो राइट्स बने रहेंगे, लेकिन उनके वायलेंट होने पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि 359 आर्टिकल 20 और 21 पर लागू नहीं होता, वो हमेशा इन्फोर्स रहता है। आर्टिकल 358 और 359 की वजह से पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स की चिंता किए बिना कोई भी लॉ बना सकती है।
जो इमरजेंसी से रिलेटेड हो। चलिए अब आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 को डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, उसके बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो पहला डिफरेंस है आर्टिकल 358 एक्सटर्नल वाली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही अपने आप इफेक्ट में आ जाता है। वहीं जो आर्टिकल 359 होता है वह केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद ही इफेक्ट में आता है और राष्ट्रपति ऐसा ऑर्डर इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ही नेशनल इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट है आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है, वहीं पर आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट्स का इन्फॉर्मेंस सस्पेंड कर देता है। तीसरा डिफरेंस है आर्टिकल 358 का इफेक्ट पूरी कंट्री में होता है, वहीं पर आर्टिकल 359 का इफेक्ट पूरे कंट्री में हो सकता है या कंट्री के किसी एक हिस्से में भी हो सकता है, जैसा कि प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में बताया हो। और चौथा डिफरेंस है आर्टिकल 358 का इफेक्ट तभी खत्म होता है जब इमरजेंसी रिवोक की जाती है, वहीं पर आर्टिकल 359 के इफेक्ट इमरजेंसी रिवोक होने के पहले भी खत्म हो सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा। तो इस लेक्चर में हमने नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ई शारदा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।